Good morning, students. Welcome in class 11. I'm Aslisha Gautam and I will teach you biology. कुछ बच्चे मुझे पहले से जानते हैं जिनको हमने 10th में पढ़ाया है, और जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए कुछ खास इंस्ट्रक्शंस बता दें हम आपको। बेटा करना क्या है कि पहली चीज़, जैसे जैसे वीडियो आपको मिलते जाएंगे आपको ऑनेस्टली वर्क करना है और आपको ऑनेस्ट ही रहना है, दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। झूठ वगैरह बिल्कुल नहीं बोलना, ये सब नहीं पसंद है मुझे। टाइम पे काम करना है, टाइम पे सबमिशन होना है, टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। कुछ बेसिक बातें अब 11th की, हमको अभी ठीक से पता नहीं है कि बुक स्टोर वगैरह ओपन हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो होप सो अगर आपको मिल जाती है, कहीं से आप अरेंज कर पाते हैं बुक तो वेल एंड गुड। नहीं कर पाते हैं तो मोबाइल पे जाके प्ले स्टोर एक ऐप होता है, उसमें जाकर के आप NCERT ऐप डालेंगे तो रेड कलर का एक ऐप आता है और उसे आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने से पहले अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ डाउट है कि कौन सा वाला करें, क्योंकि आई थिंक 2 इस तरह के ऐप होते हैं जिसकी वजह से आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ होता है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी कौन सा वाला करना है। उसमें NCERT की बुक्स हैं सारी, इवन सारे सब्जेक्ट की आपको मिल जाएंगी, कोई परेशानी की कोई बात ही नहीं है। अब बात करते हैं कॉपी की। कॉपी अगर आपको मिल पा रही है, मार्केट में अवेलेबल है, ये कहने का मतलब शॉप आपके आसपास ऐसी हैं, छोटी शॉप हैं जो ओपन करती हैं, मिलता है तो ठीक है। नहीं मिलता है, फोर्स नहीं करना है, पेरेंट्स को फोर्स नहीं करना है। आपके पास जो पुरानी कॉपी है, आई एम टेलिंग यू, जो आपके पास 10th स्टैंडर्ड की पुरानी कॉपीज़ हैं, उसी में आप बायोलॉजी का काम करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। कोई आपको नहीं बोलेगा कि आपने ऐसी कोई फॉर्मल कॉपी क्यों नहीं बनाई, मैं तो बिल्कुल नहीं बोलने वाली हूँ, क्लियर है। किसी भी कॉपी पे कहीं पर भी आपको काम करना है, लेकिन आपको काम करना है, ठीक है। और कुछ बातें बायोलॉजी के लिए जान लीजिए। 10th स्टैंडर्ड में 6 चैप्टर थे, है ना, लेकिन यहाँ पर आई थिंक मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, आई थिंक 23 चैप्टर्स हैं। बहुत लेंथी सिलेबस है, अगर आप साथ साथ नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। और दूसरी बात, पूरी बुक में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि आपको वही गैदर हो जाए आपके लिए वही बड़ी बात है ना। अब आप उसके लिए क्या करिएगा, जैसे 10th में करते थे ना, दूसरी बुक को रेफर करना, ये करना, वो करना, हर चीज़ सारे चीज़ें देख लेते थे, एक दूसरे को मिल के बता रहे, वाली बुक देखो, वो वाली बुक देखो, कुछ नहीं करना है यहाँ पे आप NCERT ख़त्म कर लीजिए, उतना ही बहुत है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपकी सारी जो भी आपकी क्लासेस रहेंगी बायोलॉजी की, वो NCERT ओरिएंटेड ही रहेंगी, जैसा हम लोग का पहले भी रह चुका है। बट कुछ 1-2 सेक्शन हम लोग ऊपर नीचे कर लेते थे, 10th में हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ लेते थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, कम्प्लीटली ओरिएंटेड रहेगा NCERT को, और आप उसकी लाइन टू लाइन पढ़िए। और जो बच्चे मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं वो तो बिल्कुल 11th में उनका अच्छा स्कोर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही बुक है जो आपको कहीं आगे बहुत दूर तक लेके जाएगी। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें NCERT की बुक नहीं पूछी जाती है, ठीक है। इवन मैं कह दूँ कि NCERT की ही बुक पूछी जाती है, तो उसे आप KS चांद और पता नहीं क्या क्या जो भी आता था ना, जैसे 10th स्टैंडर्ड में आता था, जैसे यहाँ पर प्रदीप आता है और भी ABC आती है, बहुत सारी बुक्स आती हैं, बट दे आर नॉट वर्दी, आपको ज़रूरत ही नहीं उसे लेने की, ठीक है। NCERT इज़ इनफ। आप NCERT जिस दिन कर लेना उस दिन मुझे बता देना कि मैंने NCERT कर ली है और मुझे याद होने लग गया है, ठीक है। आपको एवरी डे लेके बैठना होगा, 10th की जैसे काम नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा है कंटेंट उसमें, आपको एक चैप्टर पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि कितना ज़्यादा कंटेंट है इसमें, ठीक है। और हर चैप्टर में एफर्ट दुगना होता चला जाएगा, तो मेरे साथ साथ नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे, क्लियर है। और दूसरी चीज़, 11th में कंसेप्ट बेस्ड नॉलेज है, हम आपको समझा देंगे। मोर ओवर आपको क्या करना है, आपको रीडिंग आपको खुद से करनी है, एक एक लाइन आपको खुद जानी है, समझनी है, ठीक है ना। उस टॉपिक के बियॉन्ड वो क्या कहना चाहता है वो आपको खुद समझना है, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी हम बताएंगे, बुक रीडिंग आपको करनी है, घर बैठ के आपको ये काम करना ही होगा, ठीक है। इसके बाद NCERT के क्वेश्चंस करेंगे, इतना काफ़ी है। बुक पढ़िए, NCERT के क्वेश्चंस करिए, नहीं आते हैं मुझे बताइए, हम करवाएंगे, जिसका आंसर नहीं आएगा हम बताएंगे। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है मैसेज कर सकते हो, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं NCERT के आगे नहीं पढ़ना है, NCERT समझ में आ जाए ना उसके बाद आगे पढ़ लेना, बिल्कुल अलाउ करेंगे हम। एक और बात, पूरी बुक में आपको जितने ज़्यादा कंसेप्ट हैं उससे ज़्यादा ट्रिक्स मिलेंगी, क्योंकि वो कंसेप्ट आपको आपके माइंड में रिटेन नहीं होने वाले हैं। अगर आप ट्रिक्स का सहारा नहीं लेंगे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो आपको ट्रिक्स के सहारे क्या करना पड़ेगा, उसे लर्न करना पड़ेगा,
चलो, ये सब हो गई बेसिक बातें। आज हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। एकदम पैनिक नहीं होना है। अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 6 में, 7th में, 8th में, लिविंग बीइंग की डेफिनेशन याद है ना? तो आपको यहाँ पर पोस्टमार्टम करना है बस उसका। ये चैप्टर वही करता है। कहता ये है कि कुछ फीचर्स हम सेलेक्टिव फीचर्स इसमें लेते हैं, सारे नहीं लेना होता है। हम उतने ही इस चैप्टर में फीचर्स की बात करेंगे जिससे कि एक लिविंग एंटिटी को हम प्रूव कर सकें। जैसे सपोज चैप्टर क्या कह रहा है, चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आता है बेटा कि हम किसी को लिविंग कैसे माने, किसी को हम लिविंग कैसे माने। ये इस चैप्टर का फर्स्ट और बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, कोई है तो उसको लिविंग कैसे माने। चलो इसका नाम दे देते हैं ना, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम है ए। अब हमें नहीं पता ये ए को हम लिविंग कैसे कहेंगे। हमने 6th स्टैंडर्ड में बहुत पढ़ा है ना। लेकिन अब क्या करना है आपको, अब आपको यहाँ पे यही समझना है कि सच में ऐसे कोई फीचर्स हैं क्या, ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जिसके बेसिस पर हम लिविंग को लिविंग कह देंगे और नॉन लिविंग को नॉन लिविंग कह देंगे। ठीक है ना। चलो अब एक एक करके हम फीचर्स की बात करेंगे जो इस चैप्टर में बेसिकली जिस टॉपिक के बारे में बात हुई है। तो पहला पॉइंट है ग्रोथ। पहला है ग्रोथ। ओके, ग्रोथ मतलब बढ़ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ग्रोथ की 2 कैरेक्टर्स मिलने वाले हैं। पहला इंक्रीज इन नंबर ऑफ मास और दूसरा इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। क्लियर हो गया? अगर किसी में मास बढ़ रहा है, किसी की बॉडी में मास बढ़ रहा है, सपोज ए की बॉडी में अगर मास बढ़ रहा है, ए की बॉडी में अगर सेल बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे ग्रोथ है। क्लियर है? तो क्या ए की बॉडी में मास बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। क्या इसी ए की बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। ओके, इतने पे आके हम रुकना नहीं है, आगे चलते हैं। आगे बेटा इसको आप इस तरह से समझिए। तो आपने यहाँ तो देख लिया कि लिविंग बॉडी में मास भी बढ़ता है, सेल भी बढ़ता है। ठीक है, लेकिन क्या यही बातें हम नॉन लिविंग के कंटेक्स्ट में कर सकते हैं? हम इसे नॉन लिविंग के कंटेक्स्ट में कर सकते हैं? क्या नॉन लिविंग का नंबर ऑफ मास, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है? चलो देखते हैं कैसे। जैसे ये आपका सैंड ड्यून्स है। सैंड ड्यून्स समझते हो? रेत का टीला। ठीक है, फिर क्या हुआ, अभी इसका मास कुछ और होगा। ठीक है, अभी हम सेल पे तो नहीं जा सकते ना, नॉन लिविंग है ना। सेल अभी एक प्रॉपर्टी तो कहीं ना कहीं मैच कर रही है ना। जब तक ये दोनों प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं डिसमैच ना कर जाए, ग्रोथ का पूरी तरीके से हम क्रिटिसाइज ना कर लें, जब तक हम बिना क्रिटिसाइज वाला हमें प्रॉपर्टी चाहिए जिसको नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में कहीं कॉन्ट्राडिक्ट ना होता हो, उन्हीं को हम सेलेक्टिव प्रॉपर्टीज कहेंगे। ठीक है ना। अब देखो नॉन लिविंग में क्या हो रहा है, ये सैंड ड्यून्स है। सैंड ड्यून्स के ऊपर क्या हुआ, आंधी तूफान आया और रेत चढ़ गई। अब क्या हो गया, इसका मास बढ़ गया है, सैंड ड्यून का मास बढ़ गया है। इसका मतलब कि नॉन लिविंग में भी हम कह सकते हैं, अगर हम इस डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे तो भाई नॉन लिविंग भी ग्रोथ कर रहा है ना। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात है एक, कि जब भी ग्रोथ होती है, ग्रोथ शुड बी इंटरनल। इस टॉपिक का क्रक्स है ये, इंटरनल होनी चाहिए, शुड बी इंटरनल। ठीक है, यानी कि अगर ग्रोथ अंदर से हो रही है तब तो वो ग्रोथ है, अगर वो बाहर से होती है तो उसे हम ग्रोथ कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मास तो बढ़ रहा है, इट मीन्स कि ग्रोथ की जो प्रॉपर्टी है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। हम देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ मास की जब हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि नॉन लिविंग थिंग्स में भी ये चीज़ एप्लीकेबल है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें, यूनिसेलुलर के केस में सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन एक साथ ही होता है ना। इंटरडिपेंडेंट कह सकते हैं, एक साथ ही होता रहता है। जैसे कि आप अमीबा ले लीजिए। अमीबा जब रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली तो पहले क्या करता है, सेल को बड़ा करता है, साइज में इंक्रीज करता है, तो मास बढ़ गया, फिर क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड कर देगा। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वो ग्रोथ कर रहा था, रिप्रोडक्शन कर रहा था, यहाँ पे दोनों चीज़ें क्या हो गई, मिक्स हो गई। तो यानी ग्रोथ की डेफिनेशन फिर यहाँ पे बढ़ जाती है। मल्टी सेलुलर में आते हैं। मल्टी सेलुलर में आपका जो ग्रोथ है प्लस जो रिप्रोडक्शन है, ये दोनों कैसा है, एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, ये अलग होता है, रिप्रोडक्शन अलग होता है। जब ग्रोथ हो रही होती है तब रिप्रोडक्शन नहीं होता है। एक सर्टेन एज तक बॉडी में ग्रोथ होती है, उसके बाद क्या होता है, मेच्योरिटी के फेज में हम जाते हैं और वो तब हम रिप्रोडक्टिव फेज में जाते हैं, ठीक है ना। मल्टी सेलुलर में कौन आते हैं, हायर एनिमल्स प्लस प्लांट्स। क्लियर है। चलो, तो यानी कि यहाँ पर हमने देखा कि ग्रोथ की जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है, उसने कहा कि नंबर ऑफ मास बढ़ना चाहिए, नंबर ऑफ सेल बढ़ना चाहिए, हम इसे ग्रोथ कर लेंगे। हाँ, तो ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया कि नॉन लिविंग भी ग्रोथ कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ग्रोथ की डेफिनेशन कोई भी डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग थिंग की, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो गया, होल्स हो लिए गलत हो गया, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन। हमने अभी तक पढ़ा है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन मेरे पास एक एग्जाम्पल है जहाँ पर आते हैं स्टेराइल कपल्स। स्टेराइल कपल्स वो कपल्स हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। दूसरे आपके आते हैं म्यूल्स, ठीक है, वर्कर बीज। ये सब क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं। ये तो कभी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन क्या ये लिविंग नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं क्या है, जो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, ठीक है, ये इस पर फिट नहीं हो रही है। तो यानी कि हम इसको भी, रिप्रोडक्शन को भी लिविंग कैरेक्टर का, लिविंग थिंग का प्रॉपर्टी नहीं मान सकते, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जो स्टेराइल कपल हैं जो कि लिविंग है और वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। बात समझ पा रहे ना। जो आपके जो लिविंग है, जो हमको दिखते हैं, ये सब तो लिविंग है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। इन्होंने कहा कि जो लिविंग होंगे वो सारे रिप्रोडक्शन करेंगे, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। कुछ एग्जांपल हमारे पास ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। इसका मतलब हमें रिप्रोडक्शन को बेसिस मानना ही नहीं है, ठीक। किसी और टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट वन इज मेटाबॉलिज्म। कंसेप्ट कहता है कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें मेटाबॉलिज्म होता है। चलो ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है भाई, मेटाबॉलिज्म होता है ऑल सम ऑफ रिएक्शंस विच अकर इनटू द बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। यानी कि कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। आपके बॉडी में दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि कोई प्रोडक्ट है, लाइक कोई भी थिंग है, उसको क्या करो आप, टुकड़े में तोड़ दो, ठीक है, आप उसे डिवाइड कर दो। एनाबॉलिज्म में कुछ दो टुकड़े हैं, उन्हें मिलाकर क्या करो, एक बड़ा टुकड़ा बना लो। ये ऐसे रिएक्शंस हैं। ऐसे रिएक्शंस जिसमें एक प्रोडक्ट को दो प्रोडक्ट में, मतलब एक आपका कंपाउंड है उसको दो प्रोडक्ट में तोड़ दो। एनाबॉलिज्म में क्या, दो अलग अलग कंपाउंड है उसको एक में जोड़ दो, ठीक है। इस तरह की रिएक्शंस आपकी बॉडी में, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म टाइप की रिएक्शंस आपकी बॉडी में होती रहती है। ऐसे ही रिएक्शंस होते रहते हैं, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ओके, तो इनका कहना है कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो उसमें मेटाबॉलिज्म होगा, यानी उसमें क्या होगा, रिएक्शंस होगा। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि हमारी बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, लेकिन ऐसा भी तो है कि जो हमारी बॉडी में रिएक्शंस होते हैं उनको हम विट्रो कंडीशन में करा ले। यानी विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी। बेटा थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, आउटसाइड द बॉडी, और वीवो का मतलब होता है इनसाइड द बॉडी। यानी कि जो हमारा रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, हम उसको एक स्टेराइल एनवायरनमेंट में भी तो करा सकते हैं ना। भी हमें कंपाउंड मिल जाए, हम उसको जाके टेस्ट ट्यूब में बाहर जाके लेबोरेटरी में परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो गई, ये हो गई आपकी विट्रो, है ना, विट्रो कंडीशन हो गई। आउटसाइड दी बॉडी आप ये पूरा रिएक्शन करा रहे हो, यानी कि ये इस समय इसको हम क्या कहेंगे, ये जो रिएक्शन हो रही है हम इसको क्या कहेंगे, इसे हम लिविंग थिंग कह सकते हैं। क्या ये टेस्ट ट्यूब लिविंग थिंग है? नो। लेकिन क्या ये लिविंग रिएक्शन है? लिविंग का मतलब लिविंग बॉडी के अंदर होने वाला रिएक्शन है, लिविंग रिएक्शन है। बिल्कुल सही। कैसा है ये? लिविंग रिएक्शन है। ये
हमारी ह्यूमन बॉडी में होता है, ये लिविंग बॉडी में ऐसा रिएक्शन होता है जिसको हम बाहर करा रहे हैं, इसलिए ये लिविंग थिंग तो नहीं है, लेकिन ये कैसा है, लिविंग रिएक्शन है। ठीक है, तो यानी कि कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म भी फेल हो गया, क्योंकि हम मेटाबॉलिज्म को भी बाहर जाके करा सकते हैं, ये भी पार्ट खत्म हो गया। लेकिन इसी के कंटेक्स्ट में एक लाइन ध्यान रखना, अगर मेटाबॉलिज्म अगर कहीं लिख के आए कि मेटाबॉलिज्म अकर्स लिखे या फिर कहते हैपनिंग या कैरिड आउट इनटू दी सेल्स, अगर सेल की बात आ जाए, हाँ, सेल के अंदर अगर ये कह दिया कि सेल के अंदर हो रहा है, तब हम मेटाबॉलिज्म को कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को हम एक डेफिनेट प्रॉपर्टी मानते हैं किसकी, लिविंग थिंग की, क्योंकि किसी नॉन लिविंग में सेल्स नहीं होते हैं। ठीक है, यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनिज्म लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ मिलेगा, यानी कि सेल्स का आपको कहाँ मिलेंगे, लिविंग बॉडी में मिलेगा ना। इट मीन्स कि ये तो सही है, यानी कि अगर मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर हो रहा है तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे ध्यान देना, मेटाबॉलिज्म किसके कंटेक्स्ट में लिखा जा रहा है। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। बेटा इतनी चीज़ों को पढ़ने के बाद भी आपको बुक की स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है, तब जाके आप चीज़ों को और डीपली समझ पाएंगे, और जहाँ कोई मेन पूरा चैप्टर हम करा रहे हैं आपको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो जहाँ पर भी लाइन्स वाइज आपको दिक्कत होगी तो मुझे आप मैसेज कर देंगे। ठीक, इसके बाद आते हैं कॉन्शियसनेस पे, हम आते हैं कॉन्शियसनेस पर, और कॉन्शियसनेस भी दो तरीके की है। ठीक है, एक सिंपल कॉन्शियसनेस, और मतलब एक सिंपल कॉन्शियसनेस, और एक होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस। देखो कॉन्शियसनेस क्या है, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि आप रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई समझते हैं, हाँ, कुछ आपके साथ हुआ तो आप उसे रिस्पॉन्ड कर सकें। तो ये जो आपने कंटेक्स्ट देखा हुआ है रिस्पॉन्ड करने का, है ना, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, जो कॉन्शियस होता है, आपने प्लांट में देखा होगा, प्लांट्स हमेशा क्या होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, है ना। कॉन्शियस कैसे, कि अगर आपने कहीं एक जगह प्लांट लगाइए, ये तो ट्री हो गया, कोई बात, ट्री लगाइए, ट्री तो बहुत ज़्यादा हो गया, प्लांट समझो इसे, क्या है ये, प्लांट है। ओके, यहाँ से आपने क्या किया, सनलाइट आ रही है, जिधर से सनलाइट आएगी प्लांट का, आपको आपने देखा होगा ऑक्सीजन रिलीज होता है, उसकी जो ग्रोथ होती है वो उसी साइड होती है जहाँ से सनलाइट मिल रही होती है उसको। ठीक है बेटा, तो यानी कि आपका प्लांट कॉन्शियस होता है कि किस साइड से उसको रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई करना है ना। ये तो पढ़ा है ना, केमिकल रिएक्शंस में पढ़ा है ना, सारा का सारा हम लोग ने उसमें पढ़ा था, ट्रॉपिज्म में पढ़ा था, फोटोट्रॉपिज्म सुना है ना। तो ये वही है, यानी प्लांट्स कैसे हैं, कॉन्शियस हैं। ओके ठीक है, लेकिन आप कैसे हैं, ह्यूमन बीइंग कैसा होता है, ह्यूमन बीइंग सेल्फ कॉन्शियस होता है। सेल्फ कॉन्शियस का क्या मतलब होता है, यानी उसको अपनी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है उसे वो भी पता है, यानी कि वो कॉन्शियस भी है और वो सेल्फ कॉन्शियस भी है। ठीक है ना, वो कॉन्शियस भी होता है और सेल्फ कॉन्शियस भी होता है। कॉन्शियस कैसे, कि उसको कोई आके बाहर से, जैसे आप बैठे हैं और आपके अगल बगल से कोई चला गया तो आप कॉन्शियस है, आपको पता चला कि अच्छा मेरे बगल से कोई चला गया, सर्दी जुकाम मतलब सॉरी अभी बरसात होने लगे तो पता चलेगा बरसात हो रही है, कोई बात नहीं। सेल्फ कॉन्शियस कैसे है, आपके बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, आपको पेट में दर्द हो रही है, हाँ, आपको कहीं पे कोई चोट लग गया है, आप उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं, इसे क्या होता है, यानी कि सेल्फ कॉन्शियस, आप अपने लिए इतने कॉन्शियस हैं, है ना। तो ये फीचर सिर्फ ह्यूमन बीइंग में अवेलेबल है। ठीक है बेटा, तो यानी कि अब आप ये चीज़ें नहीं देख पाएंगे नॉन लिविंग में। ठीक है, देखो प्लांट्स कैसे लिविंग में है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वैसे भी है ना, यहाँ से इन हो गए, दूसरा कॉन्शियसनेस। ठीक है, चलो अब एक चीज़ समझो कि ये इतने सारे पॉइंट्स आप याद कैसे करोगे, इतने सारे पॉइंट आप याद कैसे करोगे, इसके लिए बहुत छोटी सी ट्रिक है, ये इसी ए के पास है। ये जो ए है ना, ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग टी, तो इसको कैसी टी चाहिए होती है, इसे गरम चाय चाहिए होती है, कैसी, गरम चाय, बस याद हो क्या, गरम चाय, बस। यानी कि जब भी हम लिविंग बीइंग की बात करेंगे, लिविंग थिंग्स की बात करेंगे,
तो हमको इन सारे टॉपिक्स को लेकर के ही अपने कमेंट्स देने हैं, ठीक है। तभी जाके क्या हो पाएगा ये, आपको आप इस पे कमेंट कर पाएंगे। ग्रोथ को लेके बोलेंगे, रिप्रोडक्शन को लेके बोलेंगे, और मेटाबॉलिज्म को लेके बोलेंगे, फिर आप कॉन्शियसनेस पे डिबेट करेंगे। यदि आप लिखेंगे तो आप ऐसे इसी सेंस में लिखेंगे, ठीक है ना। एक चीज़ और बेटा, जब हम कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, अगर सपोज एक कोमा पेशेंट होता है, अच्छा ध्यान से सुनो, कोमा पेशेंट पे बहुत क्वेश्चन आता है। तो कोमा पेशेंट होता है बेटा, उसका ब्रेन बहुत अच्छा वर्क नहीं कर रहा होता है ना, वो अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता है, क्योंकि रिस्पॉन्ड कर रहा होता तो कोमा में क्यों जाता, ठीक है ना। तो हम बुक में उसको ब्रेन डेड कहा गया है, उस कंडीशन को क्या कहा गया है, ब्रेन डेड। ब्रेन डेड तो नहीं कहना चाहिए था, बट कह दिया तो कोई बात नहीं। क्या कहा है, ब्रेन डेड कहा है, तो उसका ब्रेन डेड है। चलो, तो अच्छा मुझे बताओ, अब बताओ क्या वो कॉन्शियस है कि वो, अब बताओ कि वो अभी लाइव है ना। कि ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे, इस ऐसी कंडीशन में पड़े हुए लोगों को हम लिविंग कहेंगे कि नॉन लिविंग कहेंगे। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। जो कोमा पेशेंट है उसको हम लिविंग कैसे कह सकते हैं या नॉन लिविंग कैसे कह सकते हैं, ठीक है। आपको दोनों पे कमेंट करना है। दोनों पे कमेंट इस तरह से बनेगा कि हम उसे लिविंग किस हिसाब से कह रहे हैं। लिविंग हम कोमा पेशेंट को इस तरीके से कह रहे हैं कि उसमें उसकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म का मतलब रिएक्शंस हो रहा है। आप जो उसे मेडिसिन दे रहे हैं वो उसकी बॉडी में जाने के बाद एक्शन कर रही हैं, वो अपना काम कर रही हैं। डॉक्टर ऐसे ही बोलते हैं ना कि अभी हमें पता नहीं है कि कब तक ये जगेंगे या फिर कभी कोमा से बाहर आएंगे, लेकिन हम लोग अपना ट्रीटमेंट चालू रखते हैं, ओके। तो इस बिहाफ पे क्या होता रहता है, हम लोग डॉक्टर्स लोग मेडिसिन देते रहते हैं, और जिससे कुछ को इम्प्रूवमेंट भी देख पाते हैं। तभी वो बता पाते हैं कि कुछ टाइम लग सकता है और हो सकता है जल्दी वापस आ जाए, है ना, जल्दी कोमा से बाहर आ जाए। तो मेडिसिन क्योंकि प्रॉपरली उनकी चल रही होती हैं और उसका वो रिएक्शन भी देख पा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि आप इसके सपोर्ट में क्या बोलेंगे कि वो लिविंग है। लिविंग कैसा है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हो रही है ना। आप हमेशा बताएंगे कि जब भी आप उसे क्या दीजिए, आप उसे कोई मेडिसिन देते हैं तो वो क्या होता है, वो उसकी बॉडी में जाके मेटाबॉलाइज हो जाती है, एक्शन करती है ना, रिएक्शन करती है। इसका मतलब क्या है, अगर मेटाबॉलिज्म होता है सेल के अंदर तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, उसको लिविंग थिंग कहेंगे। ओके, इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिविंग हो गया। अब नॉन लिविंग कैसे, नॉन लिविंग हम इस तरह से कह रहे हैं क्योंकि उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं रह गई है ना। सेल्फ कॉन्शियसनेस ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक होता है, और इस कोमा पेशेंट में सेल्फ कॉन्शियसनेस तो बिल्कुल नहीं रह गया। कैसे नहीं रह गया कि आपने उसको कहा कि आप जो है, आपने उससे आके बात करी, उसे नहीं पता क्या हुआ, है ना। इवन उसमें ना कॉन्शियसनेस है और ना ही उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस है, यहाँ तो वो दोनों खो चुका है, ठीक है ना। अब आपको पता ही कॉन्शियसनेस तो होना चाहिए, है ना। तो अब ये भी नहीं है, उसकी बॉडी में सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, तो इस तरह से हम उसे नॉन लिविंग भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके रिलेटिव्स आते हैं उससे मिलने, उसे नहीं पता चलता कौन आ रहा है, क्या कह रहा है, डोंट नो, है ना। कौन आया, कौन गया, कौन उसे लाइक सपोज कोई थप्पड़ भी मार के चला जाए तो उसे पता नहीं चलेगा, है ना। कोई उसे जोक सुना के चला जाए उसे पता नहीं चलेगा, लेकिन वो कॉन्शियस नहीं है। उसके आस पड़ोस में क्या हो रहा है उसको वो भी नहीं पता, और कोई उसके साथ क्या कर रहा है उसको वो भी नहीं पता, है ना। कोई उसको बात करने की कोशिश कर रहा है, उसे टच कर रहा है, कुछ नहीं पता चलेगा। तो इट मीन्स कि उसमें क्या चली गई, उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस भी चली गई। तो इस क्वेश्चन का हमेशा आंसर जब भी लिखेंगे दोनों के फेवर में लिखेंगे, ठीक है ना। किसी एक को पर्टिकुलर को मान करके हम उसे नहीं चलेंगे। ये ना मूवी वाला सीन मत समझना, इवन इसे कोरिलेट करना सीखो, ठीक है। तो यानी कि जब भी आपसे लिविंग बीइंग के कैरेक्टर पूछेंगे तो आपको क्या याद होनी चाहिए कि पहली बात तो ये ए का नाम अच्छा नहीं लग रहा ना, इसे हम अरुण कर देते हैं ताकि नाम अच्छा लगे। कि जो अरुण है ये क्या पीता है, ये पीता है गर्म चाय, ठीक है ना। अब गर्म चाय से आप याद रखिए, गर्म चाय, ग फॉर जी, र फॉर आर, म फॉर ग र म, फॉर एम, चाय सी से चाय, क्लियर है। इसको आप एज इट इज ऐसे ही लर्न करेंगे तभी आप सीक्वेंस में लिख पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पे बाइंड कर रहे हैं और आप इसको रिपीटेशन में देखेंगे, ठीक है ना। आज इस वीडियो को आप देखेंगे। दूसरी चीज़ क्या करेंगे कि अच्छा बेटा एक चीज़ और है, आप पहले बता दें कि मैं क्या करूँगी कि इसका आपको पिक सेंड कर दूँगी। ये जो मैंने इस पर लिखा है इसका मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूँगी, ताकि क्योंकि अभी हम इसको कंप्रेस करेंगे जब इस वीडियो को, तो क्या हो जाता है इसकी क्वालिटी जो है, जो विजिबिलिटी है नोट्स का, इसका नोट्स नहीं सॉरी, ये जो आपका वीडियो है उसका क्वालिटी वीक हो जाता है,
ठीक है ना। उसकी वजह से हो सकता है कि मैंने क्या लिखा है आपको ठीक से समझ ना आए, तो हम क्या करेंगे, हम आपको इसका पिक्चर दे देंगे जिसकी वजह से आप इसे कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। इमेज अपने सामने रखना और पढ़ते जाना, सुनते जाना। क्लियर है? इस तरह से आप सुन पाएंगे। और कहीं आप इसे नोट भी कर लेते तो कोई इशू नहीं है। और अच्छा एक बात और नोट्स के बारे में, नोट्स तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, लेकिन हम बता दे रहे हैं कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन जाओ, इतना कंटेंट है कि आप सच में परेशान हो जाओगे कि अगर आप पढ़ने पर आ गए तो, ठीक है। यहाँ पर बेटा 11th स्टैंडर्ड में जितना फोकस टीचर करता है उससे ज़्यादा आपको करना होगा, क्योंकि सिलेबस बहुत हिंदी है, लर्न आपको करना है, ठीक है ना। ट्रिक्स हम बता देंगे, ट्रिक्स भी आपको लर्न करनी है। और इवन अच्छी बात है कि एक चैप्टर वाइज ना ट्रिक की एक अलग कॉपी बना लीजिए आप, है ना। कि सपोज ये जो मैंने आपको ट्रिक अभी दिया है वो किसके लिए है, वो लिविंग बिंग को समझने के लिए, उसको क्लासीफाई करने के लिए है कि ये ट्रिक किसमें काम आएगी। ये ट्रिक तभी काम आएगी जब आपको ये बात पता रहेगी कि ये, जैसे सपोज आप पूरा चैप्टर जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने गर्म चाय किसके लिए याद करी थी, हाँ, लिविंग बिंग के लिए याद करी थी, ठीक है ना। तो ये आप कहीं ना कहीं एक अलग कॉपी बना लीजिए। और बेटा डायग्राम्स इतने ज़्यादा हैं कि डायग्राम्स भी आपको साथ साथ बनाते चलिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज मैं आपको क्या करूँगी कि जहाँ पर भी जो टेबल इंपॉर्टेंट होगा और जहाँ पर कोई डायग्राम इंपॉर्टेंट होगा उसकी मैं आपको क्लिप खींच के अभी मैं आपको दे दूँगी, मैं आपको आज ही करवा दूँगी। तो क्या हो जाएगा कि आप इसके साथ जो भी इंपॉर्टेंट टेबल है आप पहले से अपनी कॉपी में बना लीजिए, पहले से, ताकि जब मैं उस बारे में बात करूँ या मैं पढ़ाने लगूँ तो आप उसे कोरिलेट कर सकें, ठीक है। क्योंकि हो सकता है मैं डायग्राम ना बनाऊँ और मैं आपको ऐसे ही समझा दूँ कि हाँ इस वाले ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है, तो आप जाके उस एग्जाम्पल को देख सकें, उस जाके डायग्राम को देख सकें, ठीक है। और किसी डायग्राम को बनाने में दिक्कत है, कोई टेबल लर्न करने में दिक्कत होगी तो वो सब आप हमें बताएंगे, ठीक। इंपॉर्टेंट वन हम टिक करके भेजेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप एज इट इज पढ़ लीजिएगा। चलो ओके, थैंक यू सो मच क्लास। और कोई भी चीज़ का डाउट रहेगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हम फ्री होंगे हम आपको आंसर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।